नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने लिक्विड चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। उससे पहले हम एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होता है, और ये जो स्ट्रेंथ है ना, वो मोस्ट यूज होता है आपके टाइट्रेशन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो देखिए, यहाँ से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, तो देखिएगा ध्यान से कि द नंबर ऑफ या द वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, द वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम present in 1 liter solution is called strength। देखिए क्या कह रहा है कि द वेट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का वेट किसमें हो, ग्राम में हो, और वो किसमें प्रेजेंट हो, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे मैं कहूं कि इसमें 1 ग्राम क्या है, शुगर उपस्थित है, ठीक है ना, शुगर प्रेजेंट है कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन, जो ये 1 ग्राम शुगर प्रेजेंट है इस 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो इसी को हम बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम क्या है, शुगर प्रेजेंट है, वही क्या होती है, स्ट्रेंथ कहलाती है। क्लियर है? चलिए, अब ये कहलाती है तो हम आगे मूव करते हैं और लिखते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय एस। स्ट्रेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब एस का वैल्यू निकालते हैं कि एस का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए एस, ठीक है, या ऐसे आप लिख लीजिए स्ट्रेंथ, ठीक है ना। आप मन करते ऐसे लिखिए कि स्ट्रेंथ, बताइए स्ट्रेंथ जो है वो क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है कि द वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो यहाँ हो जाएगा वेट ऑफ सब्सटेंस किसमें, ग्राम में, अपॉन किसमें प्रेजेंट है। एक तो वेट है तो वेट ग्राम में हो गया, प्रेजेंट किसमें है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। ठीक है, चलिए स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रेंथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट ऑफ सब्सटेंस को किससे लिखते हैं, तो डब्ल्यू से लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि स्ट्रेंथ इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या आप वेट स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या चाहिए हमको, तो एक तो हमें सब्सटेंस का वेट चाहिए, दूसरा हमें वॉल्यूम चाहिए। दो मिल जाए हमारे पास बहुत है, कल कर लेंगे। या अगर वॉल्यूम ml में दे दो तो क्या होगा, तो वॉल्यूम ml में दे दे तो कुछ नहीं, बस ml में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम किसमें, ml में, इनटू हम क्या कर देंगे, ऊपर से कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000। बस हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ये है स्ट्रेंथ। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो देखिए नॉर्मेलिटी क्या कहती है, तो नॉर्मेलिटी क्या है, तो ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है लिक्विड को मेजर करने के लिए। जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ है, ठीक है, अब नॉर्मेलिटी है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए इस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये होता है कि द नंबर, ठीक है ना, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट present in 1 liter solution is called normality। नॉर्मेलिटी, अब इसकी कहानी क्या है,
तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास क्या है, 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, मान लीजिए 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, 3 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो जितने भी इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो इस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, वो नॉर्मेलिटी कहलाएगी। क्लियर है? अब मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, अब मैं आपसे बात करूं कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इट इज represented by n, किससे, कैपिटल एन से। तो इसे हम ना कैपिटल एन से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ये हुई स्ट्रेंथ और ये हुई नॉर्मेलिटी। नहीं, नॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं हुई है अभी, तो इसको सिर्फ क्या है, हमने डिफाइन किया है। अब इसको डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आप इसे एक बार कॉपी करें, फिर हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले पर मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए, कॉपी हो गई है तो हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए मूव हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे से देखिए फॉर्मूले, तो ये हो गया नॉर्मेलिटी। ठीक है ना? अब देखिए नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट। ठीक है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन प्रेजेंट किस में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? नॉर्मेलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्मेलिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं इक्यू से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किसमें, तो वी से। किसमें होता है, तो लीटर में होता है, तो ये भी किसमें हो गया, लीटर में हो गया। क्लियर है? अब देखिए, आप कहेंगे क्या मैं इसे फॉर्मूले से निकाल सकता हूं नॉर्मेलिटी किसी भी सॉल्यूशन का? हाँ, आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब वो इक्विवेलेंट आपको खुद गिवन हो तो, नहीं तो फिर नहीं निकाल सकते। तो अगर वेट गिवन हो तो कैसे निकालें? तो चलिए वेट पर आते हैं, फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से कि सिंस इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है कि वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब इसको हम वेट ऑफ सब्सटेंस को तो W से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इतना इक्वल टू इतना वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम किसमें, लीटर में। अब देखिए ये कहाँ चलाएगा, नीचे, तो वेट अपन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम किसमें, लीटर में। अब बोलेंगे ये क्या है फिर, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो यानी कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू हमें आ गया कि इक्विवेलेंट मास इनटू क्या, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। क्या यहाँ एमएल हो सकता है, हो सकता है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू दे दे वेट इसमें ग्राम में, और इक्विवेलेंट मास दे दे, और कहे कि वॉल्यूम जो है आपका एमएल में है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस ऊपर क्या कर दीजिए, अपने फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। अब थोड़ा सा ना इसको ब्रीफ चलते हैं कि क्या होता है। तो सिंस इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। आप बोलेंगे मोलर मास तो पता है, लेकिन एन फैक्टर क्या होता है, पता करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए
मोलर मास को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम नॉट से। एन फैक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन एफ से। तो देखिए इक्विवेलेंट मास के जगह पर क्या मैं ये इसके जगह पर क्या मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। देखिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट, देखो वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास का वैल्यू कितना आया? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो ये हो जाएगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम किसमें? लीटर में। बताइए ये एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये हो जाएगा वेट इनटू एन फैक्टर अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम किसमें हो जाएगा? लीटर में। और ये क्या हो जाएगा? मोलर मास। क्लियर है? अब मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए नेक्स्ट, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू आया अपने पास कि वेट इंटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम किसमें? लीटर में। आ गया है ना? आप क्या सोचते होंगे कि हमने तो ये तो जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये क्या है? अच्छा क्या यहाँ पे वॉल्यूम एमएल में दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। कैसे दे सकता है? तो यहाँ कहेगा कि नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम किसमें? एमएल में। और आप जानते हैं कि जहां भी वॉल्यूम एमएल में दे तो उसके वेट में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1000 से। तो हमने यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 1000। हमारा फॉर्मूला बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। लेकिन आपकी एक समस्या होगी कि मोलरिटी जो हम देखे थे तो वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम था, वो तो हम कैलकुलेट कर रहे थे। ये एन फैक्टर कहाँ से आया है? तो चलिए एन फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, उसके देखते हैं कैसे कैसे एन फैक्टर निकालते हैं। तो एक बार आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम एन फैक्टर की तरफ मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो गया है, तो कॉपी हो गया है तो अब हम मूव करते हैं एन फैक्टर की तरफ। ठीक है कि एन फैक्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे उस पर हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं यहां से एन फैक्टर। तो हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। तो हम एसिड का, बेस का, सॉल्ट का क्या करते हैं? एन फैक्टर निकालते हैं। क्या सबका एन फैक्टर अलग आएगा? हाँ अलग आएगा। अच्छा एन फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो जब हम एसिड लेंगे तो एसिड की एन फैक्टर के बारे में बात कर लेंगे अलग से कि उसकी कैसे निकालते हैं। बेस लेंगे तो उसकी उसमें प्रॉपर्टीज बदल जाती है। सॉल्ट लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। इसका मतलब जब जब हम एसिड, बेस या सॉल्ट लेंगे तो एन फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो होता क्या है? तो देखिए, तो यहाँ पे एन फैक्टर ऑफ किसका डालेंगे? एसिड का डालेंगे। तो अगर आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं एसिड का तो ये आता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस। क्या आता है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस। इसका कहना है कि अगर कोई एसिड है, आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको H प्लस चाहिए। जितना ज्यादा आप H प्लस देंगे उतना ही एन फैक्टर क्या होगी? ज्यादा। क्लियर है ना? तो आप समझ गए ना कि एसिड में एन फैक्टर क्या कहलाती है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस। तो यहाँ पहला है अपन के पास HCl है। HCl जब ब्रेक होगा तो कितना देगा? H प्लस। अच्छा H2O के प्रेजेंस में ब्रेक कर दो, ठीक है ना? तो H प्लस क्या हो जाएगा? Cl माइनस। बताइए यहाँ पे H कितना है? एक है ना, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया? एक। यानी H की संख्या को, एसिड में H की संख्या को हम क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। सबके लिए अलग अलग होता है।
दूसरा है H2SO4। H2SO4 क्या कहता है, तो देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2H प्लस प्लस क्या हो जाएगा, SO4 2 माइनस, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ 2H प्लस टूटा है। क्या एक H प्लस टूट सकता है क्या, हाँ, यदि क्वेश्चन में सिर्फ सिर्फ और 1H प्लस आयंस दिया है तब उसका एन फैक्टर चेंज हो जाएगा। तीसरा, जैसे यही H2SO4 है और कह रहा है कि सिर्फ एक H प्लस क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो यहाँ हम एक H प्लस ब्रेक करेंगे प्लस यहाँ एक H बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा HSO4 माइनस। तब इस केस में एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। देखो क्योंकि हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 1। क्लियर ना। अगर कुछ नहीं बोल रहा है, H2SO4 दिया है, तब आप n प्लस एन फैक्टर 2 लेके चलेंगे। लेकिन कह रहा है सिर्फ इसमें से एक ही H प्लस आयन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, तब आप हमेशा n की वैल्यू कितनी लेंगे। फोर्थ की बात करते हैं, H3PO4 की बात करते हैं, कितने हैं, 3, तो ये 3H प्लस आयन में टूट जाएगा और ये PO4 3 माइनस बना लेगा। बताइए इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 3 आया ना, 3 है। चलिए फिफ्थ की मैं बात कर लेता हूँ। फिफ्थ क्या है भाई, तो फिफ्थ की बात है HNO3। देखो ये भी एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो कितना टूटेगा, तो ये H प्लस प्लस NO3 माइनस में टूटेगा। बताओ इसका एन फैक्टर कितना आया, एक आ गया। छठा H2CO3 देखो किस में टूटेगा, 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस। अब आप कहेंगे कि तो वीक एसिड है कैसे टूट जाएगा, अरे टूटता है भाई, उसको डाइल्यूट कर दोगे तो टूट जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि आप क्या कीजिए, ये वीक एसिड है तो नहीं टूटेगा, नहीं, बोला है कि ये एसिड है, एन फैक्टर निकालना है तो निकालना है, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। 7 CH3COOH, देखो ये क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। क्लियर है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, क्यों, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन H प्लस कितना है, 1। क्लियर है, तो जहां भी आपको एसिड दिखाई दे या ऐसे कुछ फॉर्मूले दिखाई दे तो समझ लेना वहां पे अगर एन फैक्टर पूछता है तो बस उसमें नंबर ऑफ H प्लस आयंस देखिए और वहां से आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर है, चलिए अब हम एन फैक्टर बेस की तरफ मूव करते हैं कि एन फैक्टर बेस का कैसे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया ये फर्स्ट, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड, एन फैक्टर ऑफ किसका, बेस का। अब आप जानते हैं कि बेस में क्या प्रेजेंट होता है, OH माइनस आयंस होता है, तो जब हम इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो ये कहता है OH माइनस आयंस, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, यानी कि आप कोई बेस है, आप हमें OH बता दीजिए, हम एन फैक्टर बता देंगे। क्लियर है, तो पहला हमारे पास है NaOH, जब ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। बताइए यहाँ पे OH कितना है, एक है ना, इसलिए इस बेस का एन फैक्टर कितना होगा, एक। दूसरा KOH, देखो ब्रेक होगा तो K प्लस प्लस OH माइनस। बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ OH कितने हैं, एक है, इसलिए एन फैक्टर कितना हो गया, एक। तीसरा NgOH का होल ट्वाइस, बताइए किस में ब्रेक होगा, Ng2 प्लस प्लस 2OH माइनस। बताइए आपकी यहाँ पे OH माइनस की कितने हैं, नंबर कितने हैं, तो 2 है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। फोर्थ मैं बात करूं FeOH का होल ट्वाइस, ये टूटेगा Fe2 प्लस प्लस 2OH माइनस।
तो इसका n फैक्टर कितना, 2। अगर मैं बात करूं Al3 प्लस की, AlOH की होल थ्राइज की, तो कितना होगा, Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि 3OH माइनस है। 6 की अगर मैं बात करूं, जैसे Fe, देखो Fe की 2 वैलेंसी होती है, +2 +3, तो FeOH की होल थ्राइज है, तो ये कितना देगा, Fe3 प्लस प्लस 3OH माइनस, इसलिए इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। 7 की अब बात कर लो, आप किसकी बात कर लोगे, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम की बात कर लो, क्या दिक्कत है, कैल्शियम की हम बात कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। जब ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, तो प्लस प्लस 2OH माइनस। बताइए n फैक्टर कितना, तो जहां भी हमें एसिड मिले वहां पे H प्लस देखते हैं, और जहां हमें बेस मिले वहां पे हम OH माइनस देखते हैं। क्लियर है ना, इस तरह हम कंपाउंड्स की क्या करते हैं, n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि सॉल्ट का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप एक बार इसे कॉपी करें, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कॉपी कर लें, चलिए कॉपी हो गई है, तो हम अब मूव करते हैं अपने अगले n फैक्टर कैलकुलेशन के लिए, जिसका नाम है सॉल्ट। सॉल्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड है कि कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, देखो सॉल्ट क्या क्या होता है, सॉल्ट का अगर हम n फैक्टर कैलकुलेट करें तो ये कहता है आप हमें मोड ऑफ चार्ज देंगे, क्या देंगे, चार्ज, मोड ऑफ कितना, चार्ज, चार्ज का मोड लेके बताएंगे। मोड का मतलब क्या होता है, मोड वो एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा मैथमेटिक ऑपरेटर है जिसमें आप प्लस नंबर डालो चाहे माइनस नंबर डालो, हमेशा क्या आएगा, प्लस। जैसे मैं इसमें -3 डालूं तो जब बाहर आएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, या मैं 3 डालूं तो भी क्या आएगा, 3 आएगा, मैं -4 डालूं तो क्या आएगा, 4 आएगा, या +4 डालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा कौन सा नंबर देगा, प्लस में। क्लियर है, इसको मोड बोलते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं कुछ कंपाउंड्स की, जैसे Na2SO4। देखिए एक क्या है, एक सॉल्ट है ना। जब सॉल्ट टूटेगा तो ये टूटेगा 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। आप मन करे तो प्लस चार्ज लीजिए, मन करे तो माइनस चार्ज लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा। देखो एक सोडियम है तो एक सोडियम पर एक प्लस चार्ज, तो 2 सोडियम पर कितना होगा, 2, इसलिए इसका n फैक्टर कितना आ गया, 2। मॉड में ले लेंगे, +2 आ जाए। ये नहीं लेना है तो यहां से ले लो, आपको जहां से आसान लगे वहां से ले लो। देखो 2 चार्ज है तो n फैक्टर कितना आ गया, तो दूसरा देखो जैसे KCl है, तो KCl है तो तोड़ोगे तो K प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो चाहे ये चार्ज लो चाहे ये चार्ज लो, कितना आ गया, n फैक्टर इक्वल टू कितना, 1। तीसरा MgCl2, ब्रेक कर दो भाई, तो ब्रेक करेंगे तो किस में टूटेगा, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, मन करे तो ये ले लो, मन करे तो ये ले लो, इसलिए इसका n फैक्टर क्या आ जाएगा, 2। इनका नहीं आता है, इसका n फैक्टर आता है, ठीक है ना। फोर्थ की बात करूं मैं, FeCl3 की बात कर लूं, तो टूटेगा तो ये Fe3 प्लस प्लस 3Cl माइनस में टूट जाएगा। क्लियर है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। फिफ्थ की मैं बात करूं, फिफ्थ की जैसे मैं बात कर लूं AlCl3 की, ठीक है, लो टूटेगा तो किस में टूटेगा, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, बताओ इसका n फैक्टर कितना, 3। मन करे तो ये चार्ज ले लो, मन करे तो ये चार्ज ले लो, एक क्लोरीन पर एक चार्ज, 3 क्लोरीन है तो 3 चार्ज।
n फैक्टर 3 आ गया। 6 की बात करूं मैं, SnCl4 की बात कर लो, टूटेगा तो SN4 प्लस प्लस 4Cl माइनस, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना आ जाएगा 4, ठीक है 7। अब PbCl4 का ले लो चाहे NiCl4 का ले लो, जो मन करे वो ले लो, NiCl4 का ले लो, टूटेगा तो किसमें टूटेगा, निकल 2 प्लस प्लस, नहीं 4 है ना, तो ये 4 प्लस 4Cl माइनस, बताओ यहाँ पे n फैक्टर कितना आएगा 4, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। इस तरह हम क्या करते हैं, एक गिवन सॉल्ट का हम n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज चार्ज। क्लियर है? तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम अगले टॉपिक में मूव करते हैं। कॉपी कर लें, चलिए कॉपी कर लिया हमने। अब हम आगे देखते हैं कि इसको हम और कैसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट इंटू n फैक्टर अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। क्लियर है ना? इस फॉर्मूले को हम बेखूबी जान गए हैं। वेट दिया होगा, जिसका वेट दिया होता है उसका मोलर मास भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वॉल्यूम दिया ही रहता है, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया है। क्लियर है? अब आप सोचेंगे और किसी का दे सकता है क्या? अरे किसका देगा भाई, एसिड देगा, बेस देगा, सॉल्ट देगा, और किसका देगा। क्लियर है? तो अब देखें आप, यहाँ पे हम कुछ और फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात किया था मोलैरिटी, मोलैरिटी हमने डिस्कस किया था ना, देखिए तो यहाँ हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो आप जानते हैं मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन किसमें, वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। तो इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, मोलैरिटी इक्वल टू वेट इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम लीटर, वेट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम, S इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। जरा ध्यान से देखिएगा, तो क्या मैं इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, S लिख सकता हूँ ना। देखो तो मोलैरिटी इक्वल टू इसके जगह पर तो हो गया S अपॉन क्या, मोलर मास। तो ये फॉर्मूला आ गया कि अगर स्ट्रेंथ दिया है, मोलैरिटी कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो उस स्ट्रेंथ में मोलर मास का डिवाइड कर देंगे, मोलैरिटी मिल जाएगी। क्लियर है? दूसरा एंड, देखो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है तो इसको हम इधर कर देंगे, तो मोलैरिटी इनटू कितनी आ जाएगी, मोलर मास। क्लियर है? तो मतलब इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द कंसेप्ट ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के हिसाब से सबसे मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला है जो हमें स्ट्रेंथ बताती है किसी एसिड की, किसी बेस की। क्लियर है? चलिए हम आगे मूव करते हैं और अगले हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, कि इसमें क्या होता है। देखो हमने मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में हमने रिलेशन तो फाइंड आउट कर ही लिया है, और नॉर्मेलिटी में मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। तो देखिए मोलैरिटी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक मिनट समय दे, चलिए तो हम आगे देखते हैं, है ना। तो मोलैरिटी इक्वल टू जानते हैं वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। चलिए नॉर्मेलिटी तो अभी हमने फाइंड आउट किया था ना, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट इनटू n फैक्टर अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, मतलब मैं इसके जगह पे क्या पुट कर सकता हूं,
इतने जगह पर देखिए ध्यान से, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, तो इतने की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, m। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या आ गई, इतने जगह पर मोलैरिटी इनटू कितना, n फैक्टर। क्लियर है ना। या मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी से, तो नॉर्मेलिटी अपॉन कितना हो जाएगा, n फैक्टर। This is the most second powerful formula for the concept of molarity and normality. मोलैरिटी देकर नॉर्मेलिटी पूछ सकता है, नॉर्मेलिटी देकर मोलैरिटी पूछ सकता है। अब आप सोचेंगे एन फैक्टर कहां से आएगा, जिस कंपाउंड की नॉर्मेलिटी देगा उस कंपाउंड को देख के हम उसका एन फैक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इसे कॉपी करें, फिर हम अगले टाइप ऑफ फॉर्मूले की बात करते हैं। कॉपी कर लें। चलिए, कॉपी हो गई है। कॉपी हो गई है तो नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं डाइल्यूशन की। तो देखिए यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन। फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन क्या होती है, तो आप जानते हैं कि जैसे मोलैरिटी की डाइल्यूशन की फॉर्मूला निकाले थे, वैसे ही हम किसका निकालेंगे, नॉर्मेलिटी की। क्या होती है, बिल्कुल होती है। तो आपके पास N1 है, V1 है, N2 है, V2 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो N1V1 इक्वल टू N2V2 बनता है। N1 क्या है, तो N1 है इनिशियल नॉर्मेलिटी, इनिशियल नॉर्मेलिटी। N2 क्या है, फाइनल नॉर्मेलिटी। V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह हमारे फॉर्मूले हैं। एक और टाइप का इस पर फॉर्मूला बनता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी रिजल्टेंट, या रिजल्टेंट मोलैरिटी, या मिक्सचर ऑफ मोलैरिटी नॉर्मेलिटी। जैसे हमने मोलैरिटी के केस में देखा था रिजल्टेंट मोलैरिटी, रिजल्टेंट या मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, वैसे ही नॉर्मेलिटी में होता है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मेलिटी या नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मेलिटी। कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए इसमें भी कितने होंगे, N1 होगा, V1 होगा, N2 होगा, V2 होगा। तो नॉर्मेलिटी ऑफ, एक मिनट, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लें या नॉर्मेलिटी रिजल्टेंट निकाल लें, ये आता है N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर है। तो इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, इतने टाइप के फॉर्मूले होते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करके हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इसे कॉपी करें, और आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे और अगले कंसंट्रेशन टर्म के साथ मिलेंगे। क्लियर है। तो कॉपी करें, तब तक के लिए धन्यवाद।